Hello everyone, I am Vaishali Kaushik here and again welcome back to my channel student. So the student of class 11th, in this video we will discuss some another important topics of laws of actually of this chapter laws of motion, and we have already discussed in the previous videos apparent weight of a man in a lift. apparent weight किसी भी मैन का लिफ्ट के अंदर वो कैसे वेरी करता है या कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस किया था हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 वीडियोस दैट या वी कैन से दैट 3 पार्ट्स ऑफ दैट चैप्टर. एंड नाउ देखिए ये जो टॉपिक्स हैं आपके सामने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय न्यूटन सेकेंड लॉ एंड डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय थर्ड लॉ. एक्चुअली ये सब चीज़ें जो हैं वो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट इन योर क्लास 9th. सो वी विल नॉट डिस्कस दिस, वी विल नॉट डिस्कस दीज टॉपिक्स in this videos, and I think one topic more is here also. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की रिकॉयल वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, ये लोग भी ये टॉपिक्स भी आप लोग एक्चुअली क्लास 9th में पढ़ चुके होते हो. तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, ये हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे. ये टॉपिक सिर्फ आपको एज अ नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप इन टॉपिक्स को अपने आप से प्रिपेयर करेंगे और सिर्फ आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आपके सामने आएगी. और अगर आती भी है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये आपको करना है. डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय न्यूटन्स डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, ये आप कंप्लीट करेंगे. ठीक है, और इसके बाद ये आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय थर्ड लॉ. ठीक है, तो ये टॉपिक्स भी आप करेंगे और आपका लास्ट रहता है रिकॉइल वेलोसिटी. तो ये टॉपिक्स एक्चुअली आपके बेसिक टॉपिक्स हैं और आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा. नोट्स आपको मिल ही गए हैं और पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल ही जाएंगे. तो नाउ कम बैक टू द टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस. ये आपका नया टॉपिक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट नाउ. ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस. व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम. पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन देखिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं. ठीक है, इन दोनों ही वर्ड्स का आपको मीनिंग क्लियर करना ज़रूरी है. ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं अभी. ठीक है, तो ओके, सो व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस. चलिए देखते हैं. फोर्स एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस. फोर्सेस जो एक्ट होते हैं सम पॉइंट पर, सम नहीं सेम पॉइंट पर, दैट इज़ एक ही पॉइंट पर अगर काफ़ी सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं किसी बॉडी के एक ही पॉइंट पर, तो आप उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस. फॉर एग्जांपल ये कोई भी पॉइंट हुआ और ये आपकी एक बॉडी हो गई, इस पर या इस पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. वन फोर्स इज़ हियर, अनदर फोर्स इज़ हियर, थर्ड फोर्स इज़ हियर. ठीक है, एंड बिटवीन में भी आप ये कह सकते हैं इन बिटवीन दीज टू लाइंस भी आप कह सकते हैं कि यहाँ भी एक रिजल्टेंट फोर्स वर्क कर रहा है. तो सब इसी पॉइंट पे आप ये सब जितने भी फोर्सेस हैं ये वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी इस चीज़ के लिए, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. Forces acting at the same point on a body are called concurrent forces. When a number of forces acting on a body at same point and the net unbalanced force is zero, मतलब उसका जो net unbalanced force है वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाए. The body will continue in this state of rest or motion is said to be in equilibrium. That means अगर आपसे पूछा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी बॉडी पर आप कोई भी एक पर्सन है जो इस साइड से फोर्स लगा रहा है, एक पर्सन इस साइड से फोर्स लगा रहा है, एक पर्सन इस साइड से फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये जो बॉडी है अगर ये रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट में ही रह रही है, और अगर ये मोशन में होती तो ये मोशन में ही है. आप कैसे भी फोर्सेस लगा लीजिए. तो अगर आप बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रहे हैं या बहुत सारे पर्सन एक बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन उस बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं आ पा रहा है, तो जो नेट
फोर्स होगा उसका, वो आप वहाँ पर क्या कहेंगे कि नेट फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स वहाँ पर क्या कहा जाएगा, ज़ीरो। जैसे कि आपने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन क्लास 9th में भी ये आप पढ़ चुके थे, ठीक है। व्हाट इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स एंड व्हाट इज़ बैलेंस्ड फोर्स, यू हैव स्टडी इन योर क्लास 9, तो एक बार आप उसको भी देख लेंगे। बाकी ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। एक बॉडी पर एक ही पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेज वर्क कर रहे हैं और उस बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आ पा रहा है, तो आप उस स्टेट को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस कहेंगे। जैसे अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आपके पास ये बॉडी है जिसमें इस पॉइंट पे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हमने उसमें वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे वर्क करता है, या दो फोर्सेस क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो कैसे वर्क करेगा। तो अगर दो वेक्टर हैं जो इस टाइप से वर्क कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट ऐसे हम शो करते हैं, ठीक है। आप इसे पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। वैसे पैरेललोग्राम से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर इसका क्या वर्क करता है, रिजल्टेंट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर अब इस कंडीशन में अगर आप इस साइड को इन दोनों साइड से मैच कर दे तो बन रहा है ना एक पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप समझें तो यहाँ पर क्या दिखा रखा है, हियर टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ सेम पॉइंट F1 एंड F2 एंड द रिजल्टेंट इज हियर, और आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और पैरेललोग्राम एक फॉर्म हो गया यहाँ पर। तो अब आप आगे की कंडीशंस इसको डायग्राम को आप इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि, और एक फोर्स यहाँ पर अगर पीछे की तरफ देखें तो हम एक फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है इसकी तरफ, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो F3 है वो इक्वल है F1 प्लस F2 के, क्योंकि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। दैट्स वाई वी आर सेइंग हियर कि F3 जो है वो F1 प्लस F2 के इक्वल है। F3 इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, ये कंडीशन है। F1 और F2 का तो रिजल्टेंट यहाँ वर्क कर रहा है। अगर आपसे इनिशियल कंडीशन से बात की जाए, इनिशियल स्टार्टिंग से मैं आपसे कहूँ कि एक बॉडी थी जिस पर तीन फोर्सेस वर्क कर रहे थे, दो फोर्सेस x और y डायरेक्शन में और एक फोर्स z डायरेक्शन में, तो x और y का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ वर्क कर रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पर जस्ट इक्वल डायरेक्शन में, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन हो गई इनकी, इतना ही फोर्स ये है और इतना ही फोर्स ये है। तो आप इसे कैसे बैलेंसिंग कंडीशन में रखेंगे, अगर ये आपका F3 हुआ एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 और F2, सो वी कैन से दैट F3 इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। आई थिंक क्लियर होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन डिफरेंट है ना, इसीलिए आप क्या यूज़ करेंगे, माइनस का साइन आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब आप इन तीनों फोर्सेस को अगर एक साथ लिखना चाहें तो क्या कंडीशन बनेगी, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल्स टू 0 हियर। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो आपने क्या देखा, अगर एक बॉडी पे तीनों फोर्सेस एक्ट हो रहे थे लेकिन तीनों का जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया, 0, तो आप इसी कंडीशन को क्या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। देखो अब ये भी कह सकते हो कि ये आया कैसे है, F1 प्लस F2 प्लस F3 0, आपने क्या किया, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते तो 0 के इक्वल ही आएगा ना। और अगर आप सेटिस्फाई भी करना चाहते हैं तो आप इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। F3 के प्लेस पे माइनस F1 माइनस F2 रख दीजिए, वो कैंसिल हो जाएगा और आपका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये एक तरीके से आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस के वहाँ से ही कॉन्सेप्ट से ही आया था, ठीक है। जो आपने टू टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े होंगे क्लास 9th में, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, ये बस थोड़ा सा नेम मॉडिफाई करके इसको आपकी क्लास 11th में इन्होंने दे दिया है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ओके, नाउ मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ आपको डिस्कस करना है। मोशन किसका, कनेक्टेड बॉडीज़ का। अब देखिए कनेक्टेड बॉडीज़ का एग्जांपल लेने के लिए आप ये ले सकते हो, जैसे पुराने टाइम में हम कुएं से पानी खींचते थे ना, वेल से आप लोग निकालते थे, तो वहाँ पर क्या होती थी, एक पुली होती थी। ये पुली वाले ये टॉपिक ही पुली के नाम से फेमस है एक्चुअली। हाँ ये करें सही, ओके। जैसे ये पुली होती थी और पुली में एक साइड से आप खींचते थे इसको, रोप को, और ये जो रोप की एक साइड थी वो कहाँ होती थी, वेल में होती थी पानी निकालने के लिए, ठीक है। ये आपकी क्या होती थी, बकेट, सॉरी हाँ बकेट हो गई। इस साइड आपकी क्या होती थी, बकेट होती थी, और इस साइड आप सपोज कर लीजिए कि आप है ना, कोई पर्सन है जो क्या करता है, इस पुली के थ्रू पानी को या बकेट को पानी से भर लेता है। तो आप जितना इसको इस साइड लेकर आएंगे ये उतना ही ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं ना, फोर्स आप यहाँ लगा रहे हैं, आप खींच रहे हैं इसको, ठीक है। तो अगर आप यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जितना आप पीछे लेके जाएंगे उतना ही ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर टेंशन वर्क करेगा। अब बात आती है टेंशन क्या चीज़ है। जब आप किसी चीज़ को खींचते हैं तो वहाँ पर टेंशन वर्ड यूज़ करते हैं आप। टेंशन मतलब खिंचाव, यहाँ पर एक टेंशन अराइज हो जाता है, टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे आप किसी चीज़ को खींचेंगे तो वहाँ पर ये वाला पॉइंट आप लिखते हैं कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टेंशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है।
तो अब आप इसको आगे की तरफ देखें, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो एक पुली में दो बॉडीज़ कनेक्ट है, कैसे? यहाँ तो आप कनेक्ट है और यहाँ पर ये बकेट कनेक्ट है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, पुलिस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें दोनों तरफ क्या होगी, बॉडीज़ कनेक्ट रहेंगी। ठीक है, चलें आगे करते हैं। अब देखिए इस डायग्राम को ध्यान से। Let A be the acceleration with which the heavier mass capital M moves downward and small m moves upward। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये बॉडी क्या है, ये बॉडी हैवी है और इसका मास कितना है, कैपिटल M है। और ये बॉडी थोड़ी सी कम वेट, कम मास है इसका। दैट मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये ज़्यादा हैवी हो गई इसकी कंपैरिजन में, तो इसका मास कैपिटल M है और इसका मास स्मॉल m है। तो फॉर एग्जांपल जब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी तरफ ही तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी ना। आप खुद ही सोचिए, जब आप वेट करते हैं किसी भी चीज़ का तो जो हैवी होती है उस तरफ झुक जाती है ना वो चीज़। पल्ला जो होता है हमारा, जो पार्ट होता है, जिस साइड हैवी पार्ट होता है हमारा, वो चीज़ नीचे झुक जाती है। तो जब ये हैवी है, हैवी होने की वजह से ये कैसा मोशन करेगा, ये डाउनवर्ड मोशन करेगा। और अगर ये डाउनवर्ड करेगा तो ऑटोमेटिकली ये कैसा मोशन करेगा, पुली की वजह से अपवर्ड। जैसे आप एक चीज़ को खींचेंगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कैसे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। आपने इस चीज़ को यहाँ खींचा तो ये ऊपर आ गया, ये आप इस जितना नीचे खींचेंगे उतना ऊपर आएगा। जैसे आप वेल वाली कंडीशन समझ सकते हैं, जितना खींचता है कोई पर्सन उतना ही तो बकेट में पानी ऊपर आता है। तो ऐसे ही ये हैवी चीज़ है तो ये तो डाउनवर्ड मोशन करेगी और ये क्या करेगी, ये अपवर्ड मोशन करेगी। तो अब अगर हम बात करें कि डाउनवर्ड मोशन करने की वजह से जो इस हैवी ऑब्जेक्ट का मास है, वेट है, वेट कितना हुआ, W इज इक्वल टू M इंटू जी। तो W हुआ M इंटू जी, ये किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन किस में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क कर रही है। मतलब आप देखिए, अगर ये जो बॉडी है ये नीचे जाएगी तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, मोशन डाउनवर्ड है, तो ए भी तो नीचे की तरफ ही वर्क करेगा ना। ऐसे थोड़ी कि ए ऊपर वर्क करेगा। जब बॉडी हैवी है उसका वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, वो जाएगी भी नीचे ही, और जाएगी नीचे तो उसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। और ये सब चीज़ें वाइस वर्सा हो जाएंगी जिसका मास कम है उस बॉडी के लिए। नाउ वी विल मेक द इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ओके, देखिए अब आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑन एम। जो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स है आप उसे कैसे बताएंगे, क्योंकि हमें पता है ना F इज इक्वल्स टू क्या होता है, M इंटू ए है, वी ऑलरेडी नो बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ। सो फोर्स इज इक्वल्स टू M इंटू ए होता है। अब ये जो फोर्स है वो एक्चुअली नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, क्योंकि आप जा रहे हैं नीचे, वेट भी नीचे ही वर्क कर रहा है, लेकिन जब कोई चीज़ खिंचती है तो टेंशन कहाँ प्रोड्यूस होगी, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि रस्सी खींच रही है तो टेंशन वो उससे भी कनेक्ट है ना, पुली से भी कनेक्ट है। आप उसे नीचे खींच रहे हैं, वेट ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे जा रहा है, तो टेंशन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, वेट नीचे और वो कनेक्ट है ऊपर, तो टेंशन हमेशा वर्क करेगी ऊपर। अब यहाँ पर नीचे वाले डायरेक्शन में याद करने के पर्पज़ से बता रही हूँ, दो फोर्सेज हो गए, एक फोर्स तो उसकी वेट की वजह से और एक फोर्स क्या, नीचे जाने की वजह से। तो ज़्यादा जो इफेक्टिव फोर्स हो गया वो कौन सा हो गया, mg। तो mg में से क्या माइनस करेंगे, t। क्यों हुआ इफेक्टिव फोर्स, क्योंकि जब आप नीचे जा रहे हैं तो मतलब इसमें खुद ही अंडरस्टूड है ये चीज़ कि ये फोर्स बड़ा हुआ, तो आप mg में से क्या माइनस कर देंगे, टेंशन। तो m में यहाँ पर किसके इक्वल रखा जाएगा, m में यहाँ पर रखा जाएगा आपका, देखिए m में इज इक्वल्स टू mg माइनस टी। रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल हुआ, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल हुआ इफेक्टिव फोर्स, मतलब बड़े वाले फोर्स में से आपने माइनस कर दिया स्मॉल फोर्स, और ये फोर्स इक्वल होता है m में के, इसीलिए इक्वेशन बनी mg माइनस टी। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आप सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए, तो सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, वेट हमेशा करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क, स्मॉल mg। लेकिन मोशन कैसे होगा, मोशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर टेंशन भी बिल्कुल इसी तरह से वर्क करेगी। तो यहाँ पर जो अपवर्ड मोशन हुआ और टेंशन हुआ वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो गए, इसलिए इफेक्टिव फोर्स क्या माना जाएगा, मतलब बड़ा फोर्स क्या माना जाएगा, टेंशन। ये तो हुआ आपका रिजल्टेंट फोर्स। अगर मैं आपसे पूछूं तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, जब एक ही बॉडी पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं तो बड़ा फोर्स कौन सा हुआ, टी, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है और टी भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। तो जब दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में हो गई तो यही फोर्स क्या माना जाएगा, बड़ा, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, टी माइनस mg। और अगर बड़ा ना होता तो कैसे जाता, ये भी नीचे की साइड ही जाता। तो ये f इज इक्वल्स टू किसके इक्वल रखेंगे, m में के। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, m इज इक्वल टू टी माइनस mg। आई होप ये भी इक्वेशन समझ में आ जाए आपको, आ ही गई होगी, एक्चुअली है ही कुछ नहीं इसमें। अब आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, ऐड कर दें।
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस का ये पार्ट एक साइड ऐड हो जाएगा और ये पार्ट एक साइड ऐड हो जाएगा। तो एक साइड ऐड होने के बाद इसमें से जो कॉमन चीज़ आएगी वो आएगी आपकी एक्सेलरेशन m प्लस एम, m माइनस एम इंटू जी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसके बाद एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, है ना। सो यू विल गेट अ फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ g and masses of the bodies. This is the formula of acceleration, that is a is equal to capital M minus small m into g over capital M plus m. Now dividing, अभी एक चीज़ और रहती है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, अभी तो आपने क्या किया था ऐड, अब आप इनको क्या करेंगे डिवाइड। ठीक है, देखिए दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया, कैपिटल M में अपॉन स्मॉल m में, इस a से a कैंसिल हो गया, एम जी माइनस टी ओवर टी माइनस एम जी। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ फॉर्मूला फॉर द टेंशन टी। अब आपके पास इस डेरिवेशन में, मतलब अगर पुली से दो बॉडी कनेक्ट हैं और एक का मोशन डाउनवर्ड है और एक का मोशन अपवर्ड होगा ऑटोमेटिकली, तो आपको एक्सप्रेशन मिल गया इस सिचुएशन में कि एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे और टेंशन के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखिए अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है क्या, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें टाइप ऑफ फ्रिक्शन है वो हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें आपका टॉपिक रहेगा कि फ्रिक्शन एक्चुअली क्या है। देखिए फ्रिक्शन में बहुत ही, अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपसे बात करूं तो अगर आप किसी बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हैं तो उस बॉडी पे पीछे की तरफ रफ सरफेस या प्लेन सरफेस होने की वजह से एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है। ठीक है, जब आप किसी बॉडी को पुश करते हैं, आप आगे की तरफ जाएंगे तो ये जिस सरफेस पे रखी हुई है वो बॉडी उस पर पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, क्योंकि वो एक रफ सरफेस है। अगर ऐसा ना होता तो आपको किसी भी चीज़ को पुश करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप इसको पुश करेंगे तो नीचे वाली सरफेस से कॉन्टैक्ट होने की वजह से ये फोर्स भी इस पर इस फोर्स लगाती है, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। तो ये होता है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और इसे काफ़ी सारे टाइप्स हैं यहाँ पर, तो वो आप पढ़ेंगे आराम से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपका टॉपिक रहेगा। टाइप ऑफ फ्रिक्शंस आप लोग आराम से स्टडी करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछेंगे। ठीक है, एक बार डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। Whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, मतलब ये आपने मान लिया कि ये टेबल है, तो ये टेबल भी तो एक बॉडी हुई, तो इस बॉडी के ऊपर जब आप दूसरी बॉडी को क्या करते हैं, मूव्स और टेंड टू मूव, या तो आप उसे मूव कराते हैं या आप मूव कराने की कंडीशन में आप लेकर आते हैं, तो एक फोर्स इनटू प्ले विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, एक फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में जो अपोज करता है आपके जो आपने फोर्स लगाया है, आपके द्वारा लगाए गए फोर्स का जो अपोज करता है, ये क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। एक अपोजिंग कंडीशन होती है जिसे आप यहाँ पर क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। एज यू कैन सी इन योर नोट्स ऑल्सो, इन योर एक्चुअली डायग्राम ऑल्सो, है ना। यू कैन सी हियर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप बॉडी को चलाना ऐसे चाहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर कितने टॉपिक हो गए, फ्रिक्शन हो गया, और इससे पहले हमने डिस्कस किया कनेक्टेड बॉडीज़, है ना। ये इससे पहले आपका टॉपिक क्या था, या मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। फिर हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। उससे पे जस्ट पहले के जो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में एक्चुअली हैं भी नहीं, सही से हट गया है ये सिलेबस, लेकिन ये सिर्फ इस सेशन के वजह से इस सेशन के लिए था, आगे के लिए नहीं है। कंपटीशन पर्पज से आपको ये टॉपिक्स स्टडी करने ही चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, ओके। और नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको कहाँ तक पढ़ना है, मैं आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि पढ़कर आप कहाँ तक कितना टॉपिक आप क्लियर करके आएंगे। येस, वी आर हैविंग एक्चुअली 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वीडियो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या क्या लॉज हैं हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आई होप आप सभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ कर आएंगे, ठीक है। ये टॉपिक्स आप क्लियर करके आएंगे, ओके।